दोस्तों हाल ही में मैंने थड़क गले नाम की एक क्राइम थ्रिलर ड्रामा मूवी देखी है जो कि 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है श्रीनिवास राजू जी ने और IMDb पर मिले है इस फिल्म को 6 आउट ऑफ 10। आपको ये फिल्म प्राइम वीडियो पर देखने के लिए मिल जाएगी। ये कहानी है ईश्वर नाम के एक बंदे की। उसके शादी के बाद अचानक ही उसकी लाइफ में एंट्री होती है उसके एक्स गर्लफ्रेंड की। कुछ बहाना बनाकर वो उनके घर में घुस जाती है और वहां से जाने का नाम ही नहीं लेती। ईश्वर अपने घर से उसे जाने के लिए फोर्स करने लगता है, लेकिन वो तो उल्टा ईश्वर को ही धमकाने लगती है। उनके पुराने इंटीमेट वीडियोस दिखाकर उसे ब्लैकमेल करने लगती है। लेकिन दोस्तों सडनली उस एक्स गर्लफ्रेंड की मौत हो जाती है। अब उसकी मौत कैसे हुई? क्या एक आत्महत्या है या फिर सोची समझी साजिश? अगर ये मर्डर है तो उसे किसने अंजाम दिया, और वो भी तब जब उनके घर पर कोई नहीं था। इस मूवी में हमें बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलते हैं और लड़ाई मारकाट रिवेंज बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिखाया गया है। इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है पुलिस ऑफिसर चलापति से। उसके सीनियर ऑफिसर ने शहर में बढ़ रहे ड्रग्स की स्मगलिंग केस के बारे में डिस्कस करने के लिए उसे यहाँ पर बुलाया था। सीनियर ऑफिसर कहता है कि हमने ड्रग्स की डीलिंग करने वाले कई सारे बंदों को पकड़ा है, लेकिन फिर भी शहर में ड्रग्स की स्मगलिंग का धंधा कम नहीं हो रहा, स्पेशली कोकेन और हीरोइन का। हमें जल्दी ये सब कुछ बंद करना होगा, इसके खिलाफ स्ट्रिक्टली कुछ एक्शन लेना होगा। चलापति कहता है कि ये छोटे मोटे लोगों को पकड़कर कुछ नहीं होगा, ये ड्रग्स की डीलिंग करने वाले लोगों को पकड़कर हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। हमें उन लोगों के डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ना होगा। अगर एक बार हमें उनका डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया तो मुझे लगता है कि हम उनकी चेन को ब्रेक कर सकते हैं। पिछले 6 महीनों से मैं एक आदमी को ट्रैक कर रहा हूँ। अगर उसके जरिए हमें कुछ क्लू मिलता है तो हम इसमें शामिल बहुत बड़े सप्लायर को पकड़ सकेंगे और कुछ समय के लिए तो सही उनका धंधा चौपट हो जाएगा। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं माइकल नाम के एक बहुत बड़े ड्रग सप्लायर को। उसके पास एक लड़का आकर कहता है कि भाई तुमने माल सप्लाई करने में बहुत ज्यादा देर कर दी, अगली बार हम तुमसे माल नहीं लेंगे। तो माइकल कहता है कि ये काम बहुत ज्यादा रिस्की है। आए दिन हमें खबरें सुनने को मिलती है, रेलवे स्टेशन के पास पाया गया 500 करोड़ का माल, तो कभी एयरपोर्ट के पास मिला 100 करोड़ का माल। ऐसे ही न्यूज के जरिए पुलिस बहुत ज्यादा अलर्ट हो गई है, और अगर थोड़ा माल तुम्हें लेट पहुंचता है तो क्या हो जाएगा, हमारा इतना बड़ा करोड़ों का नुकसान होने से तो बच जाएगा ना। इतने में ही माइकल के कुछ आदमी एक बंदे को पकड़कर लेकर आते हैं। अब इस लड़के ने माइकल के खिलाफ पुलिस को जानकारी देने की कोशिश की थी, इसलिए माइकल उस आदमी को सभी लोगों के सामने ही मार डालता है। अब ये देखकर वो लड़का घबरा कर चुप हो जाता है, मतलब कुछ भी शिकायत नहीं करता, वरना कहीं वो उसे न मार दे। यहाँ दूसरी तरफ इंस्पेक्टर चलापति पकड़े गए 3 लोगों को छोड़ देता है। जब वो लोग भागने लगते हैं तो वो उनमें से 2 लोगों को शूट करके मार देता है। अब उनमें से एक आदमी बचता है जिसका नाम होता है पिट्टा। ऑफिसर उसे कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी है तो तुम्हारे बॉस की अगली डील कहां पर होने वाली है इसके बारे में मुझे बताओ, और इस ड्रग्स का सप्लायर कौन है इसके बारे में मुझे सब कुछ डिटेल चाहिए। पिट्टा कहता है कि सर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मुझे मेरे बॉस के पास जाने दीजिए, वहां पर जाकर वो क्या प्लान कर रहा है ये सब कुछ पता करके मैं आपको कॉल करता हूँ। फिर आप ड्रग्स के साथ साथ उस मेन आदमी को भी पकड़ लेना। ऐसा कहकर पिट्टा वहां से चला जाता है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं एक घर में एक लड़की की मौत हो जाती है और वहां पर हम एक बंदे को उस एरिया के सभी फिंगरप्रिंट्स को मिटाते हुए देखते हैं। उसके बाद ये लड़का पुलिस को कॉल करता है और कहता है कि सर मेरे घर में एक मौत हो गई है, आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। तो उसके कुछ देर बाद पुलिस वहां पर तुरंत ही पहुंच जाती है। वहां पर इंस्पेक्टर रविंद्र अपनी टीम के साथ पहुंचता है। फॉरेंसिक के लोग और बाकी कांस्टेबल इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। तभी यहाँ पर रविंद्र को चलापति का कॉल आता है। रविंद्र उसे बताता है कि मैं यहाँ क्राइम लोकेशन पर आया हूँ, ये केस मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तो चलापति उसे कहता है कि मुझे क्राइम लोकेशन के फोटोज भेजो। अब यहाँ पर रविंद्र उसे सारी इन्फॉर्मेशन सेंड करता है और उसे देखने के बाद चलापति के तो होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत ही रविंद्र से कहता है कि ये कंप्लेंट जिसने भी की है तुम उसे चुपचाप पकड़कर मेरे पास ले आओ। तुम उससे कोई भी सवाल मत पूछना और उससे कुछ भी बताना मत, मेरे बताए गए एड्रेस पर उसे लेकर आओ। तो रविंद्र ईश्वर को गाड़ी के अंदर डालता है और उसे एक ढाबे के पास लेकर आता है। अब इस ढाबे के अंदर चलापति पहले से मौजूद था। अब इन दोनों ऑफिसर को देखकर ईश्वर कहता है कि आप लोग मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? मैंने रास्ते में आते हुए देखा पुलिस स्टेशन तो बहुत ज्यादा पीछे रह गया है, क्या आप मेरा यहाँ पर एनकाउंटर करने वाले हो? जिस पर चलापति कहता है कि तुम्हारे घर में जिस लड़की की मौत हुई है वो लड़की कौन है, तुम उसे कैसे जानते हो, तुम्हारा उस लड़की के साथ क्या संबंध है, बताओ, मुझे इसके बारे में सब कुछ डिटेल चाहिए। तो दोस्तों अब यहाँ पर ईश्वर उन्हें पूरी कहानी बताने लगता है। यहाँ से सीन जाता है फ्लैशबैक में, जहाँ पर ईश्वर बताता है कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मेरे दोस्तों के साथ एक कंपनी में काम करता हूँ।
आज उसका बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन होता है। यहाँ पर अभि नाम का उसका एक दोस्त और ईश्वर इस प्रेजेंटेशन को हैंडल करते हैं। लेकिन उनका एक और दोस्त जिसका नाम होता है रमेश, वो आज ऑफिस नहीं आया था। उसे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए ये दोनों तुरंत अपने दोस्त को देखने के लिए चले जाते हैं। अब रमेश से पूछने पर वो उन्हें बताता है कि कल रात मैं और मेघना इंटीमेट हो रहे थे, लेकिन वो तो मुझसे नाराज होकर ही चली गई क्योंकि मेरा टाइमिंग सिर्फ 5 मिनट ही था। अब ये बात जानकर उसके दोस्त हंसने लगते हैं। फिर ईश्वर इस बात को थोड़ा सा सीरियसली लेता है और कहता है कि अरे यार तुम चिंता मत करो, हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही है। हमारे अभी को ही देख लो, पिछले कुछ महीनों से उसे नींद नहीं आ रही। नींद की प्रॉब्लम की वजह से वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर इलाज करवा रहा है, इसीलिए तुम्हें भी किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो उसके बाद ये तीनों लोग डॉक्टर से मिलने के लिए आते हैं। यहाँ पर अपने दोस्त की प्रॉब्लम बताते हैं। फिर डॉक्टर रमेश को चेक करते हैं और उसके बाद कुछ दवाएं लिख कर देते हैं। कहते हैं कि इससे तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों उस दवाई से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। एक दूसरी लड़की के साथ रमेश का वही हाल होता है और वो लड़की भी रमेश से नाखुश होकर वहाँ से चली जाती है। फिर से उसके दोस्त रमेश को लेकर उस डॉक्टर के पास आते हैं। इस बार ईश्वर कहता है कि डॉक्टर आपकी दी हुई दवाइयाँ काम नहीं कर रही। डॉक्टर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो इसे हाई डोज दिया था। रमेश कहता है कि आपने खाने की और लगाने की दवाई दी थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर कहता है कि लगता है तुम्हारा इंजन खराब हो चुका है या फिर स्पार्क प्लग में ही कोई कमी है, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास इसके ऊपर एक बहुत बड़ा इलाज है, ये लो तुम लोगों को इसकी जरूरत है। ऐसा कहते हुए वो उन लोगों को एक पैराडाइज नाम का कार्ड देता है और बताता है कि यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर लव, रोमांस, फिजिकल रिलेशनशिप इसके बारे में सिखाया जाता है। इन सारी चीजों को एंजॉयमेंट करते हुए कैसे भोग किया जाता है इसके बारे में तुम्हें वहाँ पर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद तुम्हें एड्रेस मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर ये कार्ड दिखा देना, तुम्हें अंदर एंट्री मिल जाएगी। तो फिर क्या था, उसके बाद ये तीनों ही दोस्त वहाँ पर चले जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं इस पैराडाइज नाम की जगह को एक त्यागी नाम का बाबा ऑपरेट कर रहा होता है और उसी जगह पर हम लिसा नाम की एक लड़की को देखते हैं। अब लिसा तो ईश्वर को देखते ही उसके प्यार में पड़ जाती है। अब यहाँ पर सभी लोगों को रिलैक्स रहकर लव को कैसे एंजॉय किया जाता है ये सब कुछ सिखाना शुरू कर देते हैं। फिर आंखों को बंद करके उन्हें एक गेम खेलना था जिसमें कि वो लोग किसी भी एक पार्टनर को चुन सकते हैं और अगले कुछ दिनों तक वो पार्टनर उनके साथ ही रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर लिसा जानबूझकर ईश्वर को ही पकड़ लेती है और यहाँ पर अभि और रमेश बाकी लड़कियों के साथ मजे करते हैं। लेकिन ईश्वर और लिसा इन दोनों के बीच में कुछ अलग ही अट्रैक्शन पैदा हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं और अब इस तरह से इस जगह पर एक हफ्ता बीत जाता है। उनका यहाँ पर रहने का समय खत्म हो चुका था, तो इस जगह से जाते वक्त लिसा ईश्वर से गुड बाय कहती है और ये भी कहती है कि आइंदा मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, यहाँ से हम दोनों एक दूसरे को भूल जाएंगे और मेरे प्यार में पड़ने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना, हम लोग दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। उसके दोस्त कहते हैं कि सब कुछ करने के बाद ये लड़की कैसे झट से रिश्ते को तोड़ रही है। आजकल का जमाना तो बहुत ही ज्यादा मॉडर्न हो चुका है। ऐसा कहकर ये लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। अब यहाँ से सीन आता है प्रेजेंट में, जहाँ ऑफिसर चलापति को इंस्पेक्टर प्रकाश कॉल करता है और बताता है कि सर मैं उन 7 कैदियों को दूसरे जेल ले जा रहा हूँ, वहाँ पर ले जाने के बाद उन लोगों को फांसी दी जाएगी और इस केस को क्लोज करने के लिए मुझे आपके साइन की जरूरत है। चलापति बताता है कि मैं एक ढाबे के पास रुका हुआ हूँ, तुम इस रास्ते से जाते वक्त मेरे साइन ले लेना। और उसके बाद हम यहाँ पर जेल के अंदर उन 7 खूंखार कैदियों को देखते हैं जो 2 साल से यहाँ पर सजा काट रहे थे। इन सभी लोगों ने बहुत सारे लोगों का मर्डर, रेप, खून किया था, मतलब कि ये लोग एक तरह के साइको होते हैं। इंस्पेक्टर प्रकाश उन लोगों को तुरंत ही रेडी होने के लिए कहता है और उसके जाने के बाद ये लोग आपस में बात करने लगते हैं कि उस ऑफिसर चलापति को हम नहीं छोड़ेंगे, उसने हमें कैद करके हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, कैसे भी करके हमें उसे ढूंढ कर मारना ही होगा। उसके बाद उन लोगों को एक बड़ी सी गाड़ी में डाल दिया जाता है और उन लोगों को दूसरे जगह पर ले जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर पिट्टा माइकल के अड्डे पर पहुंच जाता है। यहाँ वो देखता है कि ड्रग सप्लाई करने का सामान पैक किया जा रहा था। उसके बाद यहाँ पर माइकल उसे बुलाता है और उससे पूछता है कि पिछले 10 दिनों से तुम कहाँ पर थे, मुझे पता चला है कि हमारे कुछ आदमी मारे गए हैं, क्या तुम्हारे ऊपर भरोसा करके मैं गलत कर रहा हूँ? अगर ऐसा है तो बता दो, मैं अभी तुम्हें साफ कर देता हूँ। पिट्टा कहने लगता है कि सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। इस तरह से वो उसके सामने अपनी जान की भीख मांगने लगता है। तो कुछ सोच समझकर माइकल उसे छोड़ देता है और नए माल को दूसरी जगह पर पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंप देता है। उसके बाद यहाँ से फिर से सीन आता है ढाबे के पास। यहाँ ऑफिसर चलापति उससे पूछता है कि तुम्हारे और लिसा के बीच में कुछ प्यार का चक्कर चल रहा था क्या, और फिर पैराडाइज की जगह से बाहर आने के बाद तुम लोगों के साथ क्या हुआ? फिर ईश्वर आगे की कहानी बताने लगता है। ईश्वर कहता है कि मेरे दादाजी की तबीयत बिगड़ गई थी, ऐसा मुझे कॉल आया, इसलिए मैं उन्हें देखने के लिए मेरे गांव पर चला गया। वहां पर पहुंचकर मैंने देखा वहां का तो माहौल ही कुछ अलग था, शादी की तैयारियां हो रही थी, इसलिए वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ ये सब कुछ क्या है और दादाजी की तबीयत कैसी है।
माँ कहती है कि दादाजी बिल्कुल भी ठीक है, मुझे पता था ये तरीका बहुत ज्यादा पुराना है लेकिन बहुत ज्यादा असरदार, 100% काम करेगा। और देखो तुम यहाँ पर आ गए, हमने तुम्हें इतनी बार बुलाने की कोशिश की लेकिन एक बार भी तुम यहाँ पर नहीं आए। तभी वहाँ पर उसके पिताजी आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी शादी हमने देवी नाम के एक लड़की से तय कर दी है, तुम्हें उससे शादी करनी ही होगी। ईश्वर कहता है कि मॉम डैड, मैं फिलहाल शादी नहीं करना चाहता, और वो भी एक अनजान लड़की से। ईश्वर के पिताजी कहते हैं कि वो लड़की तुम्हें अच्छी तरीके से जानती है, वो तुम्हारी बचपन की दोस्ती है। हम पिछले 8 दिनों से तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन तुम्हारा तो फोन लग नहीं रहा था और तुमने एक बार भी हमें कॉल नहीं किया। हमने सोचा कि बेटा हाथ से चला जाए इससे पहले उसकी शादी करवा देते हैं। दरअसल दोस्तों ये लोग पैराडाइज में थे इसलिए उनका फोन 8 दिन तक बंद था। अब ईश्वर शादी नहीं करना चाहता, ये बात सुनकर उसकी माँ नाराज हो जाती है। वो चिल्लाकर सभी लोगों से कहने लगती है कि अरे सारी तैयारियां रोक दो, मेरा बेटा शादी करने से मना कर रहा है। फिर ईश्वर की माँ अपनी बेटी को उसके भाई ईश्वर को समझाने के लिए कहती है। ईश्वर की बहनों से कहती है कि मॉम और डैड ने तुम्हारे लिए जो लड़की पसंद की है वो बहुत ही अच्छी है, वो बचपन से ही तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, एक बार तुम मुझसे मिल तो लो, और अगर लड़की पसंद नहीं आई तो मुझे बता देना, मैं खुद मॉम डैड से कहकर तुम्हारी शादी रोक दूंगी। इसलिए ईश्वर उस लड़की से मिलने के लिए मान जाता है। अब उसके थोड़ी देर बाद में हम होने वाली दुल्हन मतलब कि देवी को देखते हैं, जो चाय लेकर ईश्वर के पास आती है। ईश्वर भी जब उसे देखता है तो उसे भी देवी पसंद आ जाती है। यहाँ चाय पिलाते हुए देवी उसे कहती है कि आपने शादी करने के लिए हाँ कह दिया, ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। ऐसा कहकर वो शर्मा कर चली जाती है। और दोस्तों उसके अगले ही दिन हम देखते हैं देवी और ईश्वर की शादी बड़े ही धूमधाम से होती है। ईश्वर भी इस शादी से बहुत ज्यादा खुश लग रहा था। फिर वो देवी को लेकर अपने शहर में आ जाता है क्योंकि यहाँ पर उसकी जॉब थी। ये लोग यहाँ पर बहुत ही हंसी खुशी और प्यार से रहने लगते हैं। शादी के दूसरे दिन देवी अपने पति ईश्वर को बहुत ही सुंदर तोहफा देती है, मतलब कि ईश्वर को एक तरह का सरप्राइज देती है। दरअसल उसने आज रात के लिए अपना रूम बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया था। फिर ये दोनों रोमांटिक होकर अपनी सुहागरात मनाते हैं। उसके अगले दिन ईश्वर देवी को थैंक यू कहता है कि जब से तुम मेरे लाइफ में आई हो सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, सच में मैंने मॉम और डैड की बात मानकर सही फैसला किया। अब दोस्तों उसके अगले दिन ईश्वर अपने ऑफिस पहुंचता है। उसका बॉस उसे कहता है कि ईश्वर तुमने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं है। अब शादी में तो नहीं बुलाया लेकिन रिसेप्शन की पार्टी में तो बुलाओ। और दोस्तों उसके अगले ही रात में ईश्वर अपनी शादी की खुशी में बहुत बड़ी पार्टी रखता है, जहाँ पर वो अपने दोस्तों को और ऑफिस के लोगों को बुलाता है। अब पार्टी में सब लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और तभी उसका बॉस ईश्वर के पास आकर कहता है कि ईश्वर तुमने तो कहा था कि तुम्हारी पत्नी गांव की है, लेकिन वो तो मुझे बहुत ज्यादा फैशनेबल और मॉडर्न लग रही है। तो दोस्तों तभी हम देखते हैं कि देवी लेसी के साथ हंसी खुशी बात करते हुए उनकी तरफ आ रही होती है। ईश्वर के बॉस को लगा था कि लेसी ईश्वर की पत्नी है और यहाँ पर ईश्वर और उसके दोस्त लेसी को देखकर वो तो शॉक ही रह जाते हैं कि ये लड़की यहाँ पर कैसे आ गई। अब ईश्वर अपने बॉस से कहता है कि लेजी नहीं बल्कि देवी मेरी पत्नी है, तो फिर उसका बॉस सॉरी कहता है। उसके बाद देवी ईश्वर से कहती है कि आपकी कॉलेज की बहुत ही खास फ्रेंड आने वाली है, ये बात आपने मुझे बताई नहीं। अब यहाँ पर जैसे जैसे करके ईश्वर इस बात को संभाल लेता है। थोड़ी देर के बाद पार्टी खत्म हो जाती है और देवी सब लोगों को बाय कहती है, लेकिन यहाँ इस तरफ ईश्वर लेसी को एक कोने में ले जाकर उसके ऊपर गुस्सा होने लगता है। कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम तो कभी मुझसे मिलना नहीं चाहती थी ना। लेसी कहती है कि तुमसे दूर जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, मुझे तुमसे दूर जाकर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैं वापस आ गई, लेकिन तुमने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली। खैर अब मैं आ गई हूँ ना, शादी के साथ साथ मुझे भी खुश कर देना। ईश्वर चिल्लाते हुए उसे कहता है कि तुम अगले ही दिन यहाँ से चली जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपनी लाइफ में अपनी पत्नी देवी के साथ बहुत ही खुश हूँ। लेकिन लेसी उसकी कोई भी बात नहीं मानती और जबरदस्ती उसे किस करने लगती है। इतने में ही हम देखते हैं देवी ईश्वर को ढूंढते हुए उनकी ही तरफ आ रही थी, लेकिन अब यहाँ पर ये लोग सिचुएशन को संभाल लेते हैं और देवी को कुछ पता नहीं चलता। अब यहाँ से सीन आता है फिर से प्रेजेंट में, और ईश्वर की कहानी सुनने के बाद वो दोनों ऑफिसर हंसने लगते हैं। मतलब कि ईश्वर के दोनों ही हाथों में लड्डू है लेकिन वो उसे खा नहीं सकता। तभी यहाँ पर ऑफिसर चलापति को इंस्पेक्टर प्रकाश का कॉल आता है। चलापति उससे पूछता है कि सब कुछ ठीक तो है ना, कोई गड़बड़ किए बिना काम करना, और मैं यहाँ पर पेरी फेरी ढाबे पर रुका हुआ हूँ। इंस्पेक्टर प्रकाश ठीक है ऐसा कहकर फोन को रख देता है। लेकिन इतने में ही दोस्तों गाड़ी के अंदर बैठा हुआ एक कैदी एक छोटा सा नुकीला हथियार निकालकर अंदर बैठे कांस्टेबल के ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर बाकी के कैदी भी वहां मौजूद कांस्टेबल को मार देते हैं, उनसे चाबी निकालकर गाड़ी का दरवाजा खोल देते हैं। अब इंस्पेक्टर प्रकाश भी ये देखता है और गाड़ी को रोकता है। बाहर आकर उन कैदियों की तरफ गन पॉइंट आउट करता है, लेकिन वो सभी कैदी पत्थर उठाकर उन लोगों की तरफ हमला कर देते हैं, जिससे कि पुलिस ऑफिसर और कांस्टेबल बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। ये कैदी सभी ऑफिसर को मार देते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर प्रकाश को मारने से पहले उनमें से एक कैदी पूछता है कि बताओ चलापति कहाँ पर है।
अब प्रकाश अपनी जान बचाने के लिए बताता है कि चलापति सर यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर पेरी फेरी नाम का एक ढाबा है, वो वहाँ पर रुके हुए हैं। ये बात पता चलने पर वो कैदी इंस्पेक्टर प्रकाश को मार देते हैं और सभी लोग मिलकर उस ढाबे पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ ढाबे की तरफ चलापति को ड्रग्स की डीलिंग करने वाले उस ड्राइवर का कॉल आता है। पिट्टा नाम का वो ड्राइवर उसे बताता है कि सर हम यहाँ से माल लेकर निकलने वाले हैं। तो चलापति उससे भी ढाबे पर आने के लिए कहता है ताकि वो सारा ड्रग्स और उनके लोगों को पकड़ सके। अब यहाँ ढाबे पर इंस्पेक्टर रविंद्र ईश्वर से पूछता है कि बताओ फिर आगे क्या हुआ। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि ईश्वर, देवी और लेजी नाश्ता कर रहे होते हैं। लेजी बताती है कि मैं यहाँ पर अपने कुछ काम के सिलसिले में आई हूँ और वो होटल पर रुकने के लिए जाने लगती है। लेकिन तभी देवी उसे कहती है कि तुम मेरे पति की खास दोस्त हो और हमारा इतना बड़ा घर है, तुम होटल में रुकने की बजाय यहीं पर रुक जाओ। और लेसी को तो यही चाहिए था। ईश्वर देवी से कहता है कि उसे होटल में रहने के लिए जाने दो, वो वहां पर रहकर अपना इंतजाम कर लेगी। लेकिन अब देवी के कहने पर लेसी उनके ही घर पर रुक जाती है। उसके अगले दिन हम देखते हैं देवी और लेसी मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। वहां पर ये लोग एक डेकोरेटिव पीस को खरीद लेते हैं। उसके बाद देवी ईश्वर को कॉल करके मॉल में बुलाती है। ईश्वर अपने दोस्तों के साथ मॉल में पहुंच जाता है। ये सभी लोग एक जगह पर बैठकर कुछ बातचीत करते हैं, कॉफी वगैरह पीते हैं और तभी मॉल में लेजी से मिलने के लिए कुछ दो लोग आते हैं। उनसे बातचीत करने के बाद लेजी कहती है कि मेरा कुछ काम आ गया है, मुझे जाना होगा। ऐसा कहकर वो चली जाती है। अब उसके अगले दिन ईश्वर लेजी से कहता है कि अब तुम्हारा नाटक बहुत ज्यादा हो गया है, तुम मेरे घर से चली जाओ। लेकिन लेजी उसे उनका इंटीमेट वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करने लगती है। कहती है कि तुम्हारे कहने पर मैं नहीं जाऊंगी, तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। जब मेरा मन होगा तब मैं चली जाऊंगी, वरना अगर ये वीडियो तुम्हारी पत्नी ने देख ली तो क्या होगा तुम्हें तो पता ही है। तो दोस्तों ना चाहते हुए भी ईश्वर को चुपचाप ही रहना पड़ता है। इस तरह से अब लेजी ईश्वर को और भी ज्यादा टॉर्चर करने लगती है। कभी कभी तो देवी के सामने ही उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। यहाँ देवी को तो लग रहा था कि ये लेजी बहुत ही अच्छी लड़की है, लेकिन वो अंदर से कैसे थी ये तो हमें ही पता था। अब यहाँ से सीन आता है फिर से प्रेजेंट में। यहाँ ईश्वर को तड़पता हुआ देखकर वो दोनों ही ऑफिसर बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। यहाँ दूसरी तरफ कमिश्नर को ये बात पता चलती है कि रास्ते में जाते वक्त वो सारे कैदी भाग चुके हैं, इसलिए वो सारे चेकिंग पोस्ट पर अलर्ट जारी कर देता है और उन्हें जल्दी से पकड़ने के लिए कहता है। कमिश्नर यहाँ ऑफिसर चलापति को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा था। दरअसल दोस्तों चलापति ने अपने फोन को चार्जिंग पर रखा हुआ था। अब उसके बाद सारे पुलिस स्टेशन वाले ऑफिसर अलर्ट हो जाते हैं और उन कैदियों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि दोस्तों वो कैदी बहुत ज्यादा खतरनाक और खूंखार थे, किसी को भी मार सकते थे। यहाँ इस तरफ हम उन कैदियों को देखते हैं जो अलग अलग होकर कुछ खाना वगैरह खाते हैं। पुलिस उनका पीछा भी करती है, लेकिन वो उनको चकमा देकर सारे कैदी फिर से हाईवे पर आ जाते हैं। अब इतने में वहां से ड्रग्स का माल ले जा रहा ड्राइवर उन कैदियों को दिखाई देता है और वो कैदी उसे रोक लेते हैं, उसे पकड़कर डरा धमकाते हैं और गाड़ी को पेरी फेरी ढाबा के पास लेकर जाने के लिए कहते हैं। अब दोस्तों पेट्टी को भी तो वहीं पर जाना था, क्योंकि ऑफिसर चलापति ने उसे वहीं पर बुलाया था। पेट्टी अपने मन में सोचने लगता है कि मैं इन लोगों को वहां पर ले जाऊंगा तो वहां ऑफिसर इन लोगों को अच्छा सबक सिखाएंगे, पुलिस इन लोगों को पकड़ लेगी और मेरी जान बच जाएगी। उसके बाद यहाँ ढाबे पर ईश्वर फिर आगे क्या हुआ ये बताने लगता है। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। तो एक दिन ईश्वर को लेसी का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए तुम तुरंत ही हॉस्पिटल में आ जाओ। अब ये बात सुनकर ईश्वर के तो होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचता है और लेसी उसे बताती है कि मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। ईश्वर कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है और वो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी दोस्तों हमें यहाँ पर पता चलता है कि दरअसल लेसी नहीं बल्कि देवी प्रेग्नेंट थी। लेसी ने तो बस ईश्वर को डराने के लिए ऐसा कहा था। अब यहाँ डॉक्टर ईश्वर से कहते हैं कि आपको अपनी पत्नी देवी का अच्छी तरीके से ख्याल रखना होगा और समय समय पर ट्रीटमेंट करवाने के लिए उन्हें लेकर आना। अब ईश्वर बाप बनने वाला है, ये खबर सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं कि देवी अपने मायके जाने की तैयारी करने लगती है। ईश्वर उसे कहता है कि अगर तुमने मुझे पहले ही बता दिया होता तो मैं 4 दिन की छुट्टी ले लेता और हम दोनों साथ ही तुम्हारे घर पर होकर आते। देवी कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगी, मुझे बस माँ और पिताजी से मिलकर ये बात उन्हें शेयर करनी है। तो फिर ठीक है ऐसा कहकर ईश्वर उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए चला जाता है और देवी को ट्रेन में बिठाकर वो वहां से अपने ऑफिस में चला जाता है। लेकिन दोस्तों दोपहर में ईश्वर फिर से अपने घर पर वापस आता है और वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसके घर में लेसी की मौत हो चुकी थी। वो सोच में पड़ जाता है कि लेसी को किसने मारा होगा और अब आगे मैं क्या करूँ। ईश्वर घबरा जाता है और पुलिस उसे ना पकड़ ले, इसीलिए वो अपने घर में जितने भी फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो सारे मिटा देता है और उसके बाद पुलिस को कॉल करता है और बताता है कि मेरे यहाँ पर एक लड़की की मौत हो चुकी है। और उसके बाद पुलिस यहाँ पर आ गई थी और फिर इंस्पेक्टर रविंद्र ईश्वर को लेकर इस ढाबे पर आ गया था, ये तो हमें पता ही है।
अब यहाँ पर प्रेजेंट में ऑफिसर कहने लगता है कि तुम्हारे घर पर अगर कोई नहीं था तो उस लड़की को किसने मारा। ईश्वर कहता है कि मुझे कैसे पता होगा। तब चलापति अपने साथी रविंद्र से कहता है कि रविंद्र, अगर तुम्हारी शादी हो चुकी हो और एक दूसरी लड़की तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रही हो तो तुम क्या करोगे। तुम्हें अपनी शादीशुदा जिंदगी भी बचानी है, तो बताओ तुम क्या करोगे। रविंद्र कहता है कि मैं उस दूसरी लड़की को मार दूंगा। तो चलापति कहता है कि हाँ, ठीक उसी तरीके से ईश्वर ने भी उस लड़की को मारा होगा और अब यहाँ पर हमारे सामने भोला बनने का नाटक कर रहा है। ईश्वर चिल्लाकर कहने लगता है कि नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने उस लड़की को नहीं मारा है। आप मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? अगर मैंने उसे मारा होता तो मैं खुद ही आपको फोन क्यों करता। इस तरह से ईश्वर और उन ऑफिसर के बीच में झगड़ा होने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर चलापति को कमिश्नर का कॉल आता है और वो उसे बताते हैं कि चलापति, सारे कैदी भाग चुके हैं और हमें खबर मिली है कि वो हाईवे के रास्ते से तुम्हारी तरफ ही आ रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो कैदी ढाबे पर पहुंच चुके थे। उनकी आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो यहाँ पर सिर्फ चलापति को ही मारने के लिए आए थे और चलापति भी उन लोगों को पहले से ही मार देना चाहता था। इस तरह से इन लोगों के बीच में जबरदस्त फाइटिंग शुरू हो जाती है और इतने में ही वहाँ पर वो ड्रग्स सप्लाई करने वाला माइकल भी पहुंच जाता है, क्योंकि उससे भी खबर मिल चुकी थी कि उसके ट्रक को किसी ने रोक लिया है। तो वो भी उन लोगों का पीछा करते हुए इस ढाबे पर पहुंच गया था। तो यहाँ पर इंस्पेक्टर रविंद्र माइकल और उसके लोगों के साथ लड़ने लगता है। रविंद्र उनमें से आधे लोगों को शूट करके मार डालता है। यहाँ चलापति और उन कैदियों के बीच में बहुत ही खूंखार लड़ाई होती है। चलापति कुछ कैदियों को एक एक करके बेरहमी से मार डालता है। किसी को तो खाने की भट्टी की आग में ही जला देता है, तो किसी के तो हाथ पैर ही काट देता है। अब उसके बाद लास्ट में सिर्फ 4 कैदी ही बचे थे और यहाँ पर चलापति भी बहुत ज्यादा घायल हो गया था, खून से लहूलुहान हो गया था। वो 4 कैदी जैसे तैसे करके उसे पकड़ते हैं और वो उसे मारने ही वाले थे कि तभी ईश्वर उन लोगों को रोकता है और उनसे लड़ाई करता है, मतलब कि चलापति की जान बचा लेता है। थोड़ी देर के लिए चलापति को संभलने का मौका मिलता है और इसी का फायदा उठाते हुए वो हथियार लेकर बाकी के 4 कैदियों को मार देता है और उसमें से एक महिला बची थी तो वो उसको साड़े से लटका कर उसका भी काम तमाम कर देता है। इतने में ही हम देखते हैं कमिश्नर अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुंच जाता है। अब यहाँ पर पुलिस वाले बाकी बचे कुछ लोगों को गिरफ्तार करते हैं, मतलब कि ड्रग्स का सप्लाई करने वाला माइकल वो भी पकड़ा जाता है। साथ ही साथ उन खतरनाक कैदियों की भी सफाई हो चुकी थी। फिर ऑफिसर चलापति और रविंद्र ये दोनों हॉस्पिटल चले जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गए थे। अब दोस्तों, कहानी के एंडिंग में ऑफिसर चलापति और रविंद्र ईश्वर से कहते हैं कि उस लड़ाई में तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए शुक्रिया। तुम्हारा हमारे ऊपर एहसान है, इसलिए हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। और उस लेजी की मौत कैसे हुई ये हमें पता है। तब ऑफिसर रविंद्र उससे बताने लगता है कि जब हम तुम्हारे घर की तलाशी ले रहे थे तब मुझे वहाँ पर एक रेलवे टिकट मिला। और दोस्तों, यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। दरअसल वो टिकट देवी का था जो वहाँ पर गिर गया था। दरअसल देवी अपने गांव जाने के लिए ट्रेन में तो बैठी थी, लेकिन वो अगले ही स्टेशन पर उतरकर वापस अपने घर पर आ जाती है। दरअसल देवी को लेजी की सारी सच्चाई पता चल गई थी कि वो उसके पति ईश्वर को ब्लैकमेल कर रही है और शादी से पहले ईश्वर ने जो गलती की थी उन बातों को पकड़कर उसे धमका रही है। यहाँ पर देवी लेजी से कहती है कि तुम मेरे पति की जिंदगी से चली जाओ। मुझे तो तुम्हारी असलियत पार्टी के दिन ही पता चल गई थी, लेकिन मुझे लगा कि तुम हम दोनों का प्यार देखकर यहाँ से खुद ही चली जाओगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम तो एक बहुत ही घटिया किस्म की औरत निकली। एक आदमी के शादी होने के बावजूद भी तुम उसके साथ अफेयर करना चाहती थी, इसलिए अब मैं तुम्हें सजा दिलाए बिना नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर देवी उसे धक्का देती है और ऊपर वाले फ्लोर से नीचे गिरा देती है। यहाँ नीचे लेजी एक नुकीली चीज के ऊपर गिरती है और वो चीज उसके शरीर के आर पार होने की वजह से लेजी की वहीं पर मौत हो जाती है। और यहाँ पर लेजी का काम तमाम करने के बाद देवी वहां से फिर से अपने गांव चली जाती है और वहां से जाते वक्त उसका ट्रेन का टिकट वहां पर गिर गया था और उसी टिकट की वजह से लेजी को किसने मारा यह ऑफिसर को पता चल गया था। अब यहाँ सारी बातें ईश्वर को पता चलने के बाद ईश्वर ऑफिसर के सामने हाथ जोड़कर कहने लगता है कि सर प्लीज मेरी पत्नी को छोड़ दीजिए, चाहे तो इस घटना के तौर पर मुझे अरेस्ट कर लीजिए, लेकिन मेरी पत्नी बहुत ही अच्छी है, उसने ये सब कुछ हमारा परिवार बचाने के लिए किया है। तो यहाँ पर ऑफिसर चलापति उसे एक और शॉकिंग बात बताता है कि वो लेसी तुम्हारा प्यार पाने के लिए वहाँ पर नहीं आई थी, बल्कि वो लेसी ड्रग सप्लाई करने के गैंग में शामिल थी। पुलिस भी उसे कब का ढूंढ रही थी, पुलिस भी उसे कब से ढूंढ रही थी और इसीलिए वो छुपने के लिए तुम्हारे घर पर रुकी हुई थी। लेकिन उसकी मौत हो जाने के बाद पुलिस को ही फायदा होगा, इसलिए हमारा काम तो पूरा हो चुका है और तुमने हमारी जान भी बचाई है। इसलिए दोनों ऑफिसर ईश्वर और उसकी पत्नी देवी को अरेस्ट नहीं करते और उन्हें माफ करके छोड़ देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ईश्वर और देवी हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।